नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। क्या है मिक्स समझौता? इसके बारे में बहुत से प्रश्न उठते आ रहे हैं और आगे भी उठने की संभावना है। हम देख सकते हैं कि बार बार रसिया द्वारा, जो यहाँ के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा यह बात उठाई जाती है कि आप मिक्स समझौते पर कायम रहिए, मिक्स की जो भी शर्तें हैं उन पर कायम रहिए। और इसी शर्तों के विखंडन के फलस्वरूप ही आज जो स्थिति है वह गरमाई हुई है कि जो कि पुतिन साहब हैं, जो कि रसिया है, रसिया के द्वारा जब यूक्रेन का क्षेत्र यहाँ पर हड़पा जा रहा है, इसके क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों को हम देख सकते हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि इसकी अगर हमें जड़ को समझना है तो मिक्स समझौते को समझना पड़ेगा कि मिक्स समझौता किस प्रकार का था, किस प्रकार की बातें इसमें रखी गई थी, और उसको समझ कर ही हम आज की स्थिति को समझ सकते हैं। और आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था मिक्स समझौता। अब बड़े ही आसान शब्दों में समझ लीजिए कि मिक्स क्या था। मिक्स बेलारूस, जो कि रसिया और यूक्रेन का सीमावर्ती राज्य है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो राजधानी है उसका नाम है मिक्स। और इसी स्थान पर इन देशों के मध्य जो संधि हुई, जो समझौते हुए, इसलिए इसे मिक्स समझौते के नाम से जाना जाता है। मिक्स समझौते को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि ये मैप में जो रसिया क्षेत्र है, और यहीं से हम देख सकते हैं कि जो यूक्रेन का क्षेत्र लगा हुआ है, और यहीं से हम देख सकते हैं कि यहाँ से उत्तरी ओर यानी ऊपर की ओर यहाँ पर बेलारूस जो कि स्थित है, और बेलारूस की राजधानी ही मिक्स है। और यहाँ पर यह समझौते हुए, और हम दो डेट को ध्यान में रख सकते हैं कि 19 सितंबर 2014 को एक समझौता हुआ। इसके दौरान जो भी बातें हुई उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी क्षेत्र है उसको लेकर जो विवाद रहे, और 9 फरवरी 1900 जो भी 2015 का जो समय रहा, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बातें रखी गई थी, और जिनके द्वारा जो डिस्प्यूट है वह आगे बढ़े और आज यह स्थिति बनी हुई है। इसके क्या कारण थे, इसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादी साल 2014 में बेलारूस की राजधानी में मिक्स में 12 बिंदुओं पर संघर्ष विराम समझौते के लिए सहमत हुए। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र है यूक्रेन और दूसरा क्षेत्र है रूस। इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो भी विवाद हुए, उन विवादों को सुलझाने के लिए जो भी अलगाववादी साल रहा, जिसमें इन दोनों के बीच में जो विवाद हुए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2014 और 15 के बीच यहाँ का एक क्षेत्र जिस पर रसिया द्वारा अधिकार किया जाता है, उस क्षेत्र का नाम होता है क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। वर्तमान में यह पार्ट रसिया के समीप है यानी पास है, और इसी क्षेत्र को अधिकार प्राप्त कराने के लिए जो भी मांग है वह रसिया द्वारा की जा रही है। और हम समझने का प्रयास करते हैं, जो अलगाववादी साल रहा वह 2014 की बात होती है। 2014 में इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए 12 बिंदुओं पर आधारित एक समझौता साइन किया जाता है, जिसे मिक्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके प्रावधानों में क्या क्या प्रावधान शामिल थे, तो उनमें हम देख सकते हैं कि कैदी हस्तांतरण, यानी जो भी कैदी रसिया के पास है और जो भी कैदी यूक्रेन के पास है, जिस देश के वह कैदी हैं, उनका हस्तांतरण किया जाए। मानवीय मदद की मानवीय मदद को उपलब्ध कराना, इस प्रकार के जो शब्द थे वह इन संघर्षों इन जो बिंदुओं में शामिल हुआ करते थे। भारी हथियारों की वापसी, जो भी सीमा पर भारी हथियारों की तैनाती की गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि यूक्रेन है, इसके दो जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी हथियारों की तैनाती की गई थी, जो कि हमेशा से यहाँ पर टैकल करने के लिए, यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा बनाने के लिए इनके द्वारा की गई थी, ताकि जिस प्रकार का विवाद यहाँ पर हुआ था क्रीमिया क्षेत्र पर, जिस प्रकार क्रीमिया क्षेत्र को हड़पा गया था और रूस की सेना आगे बढ़कर इस क्षेत्र पर अधिकार ना कर ले, इसलिए भारी हथियारों की तैनाती 2014 के बाद से ही यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 14-15 की ही बात थी, और यहाँ पर यह जो बातें हैं वह रखी जा रही थी कि भारी हथियारों की वापसी दोनों क्षेत्रों से की जाए। लेकिन इस समझौते पर दोनों ही पक्षों ने अपनी ओर से जल्द ही उल्लंघन प्रारंभ कर दिए।
एक तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों ही अपने समझौतों के लिए, जिस बात का इनको डर था, इन समझौतों के लिए दोनों राजी हो जाते हैं और समझौते भी किए जाते हैं। हालांकि इन समझौतों का पालन ग्राउंड लेवल पर नहीं किया जाता है, ना भी कि कोई भी इसी प्रकार की मदद प्रोवाइड की जाती है। और आगे हम देख सकते हैं कि ना ही अपनी जो भी आर्टिलरी हैं, जो भी भारी हथियार जो भी इनने अपनी सेनाओं पर, जो भी सेना की जो सेना तैनात की थी, जो सीमाओं पर सेना मौजूद थी, जो भी भारी भारी हथियारों से लैस थी, उनको वापस किया जाता है। इस प्रकार जो भी इनके द्वारा संधि की गई थी, उस संधि का समय समय पर उल्लंघन किया जाता है। और आगे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद 2015 में फिर से इसी क्षेत्र में जो भी मीटिंग होती है, इसमें रूस, यूक्रेन और हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप, यानी एक जो संस्था है OIC, इसके द्वारा इसमें मध्यस्थता की जाती है। मध्यस्थता में हम देख सकते हैं कि मध्यस्थता में जो भी यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं और रूस समर्थित दो अलगाववादी क्षेत्रों के नेता आपस में मिलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 13 बिंदु ऐसे रखे गए, इन बिंदुओं पर जो भी चर्चा की जानी थी, जो भी समझौते किए जाने थे और इन क्षेत्रों पर जो भी समझौतापूर्ण बातें की जानी थी, उन बातों को किया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इसके साथ ही मिक्स में फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूक्रेन के नेता समझौते के लिए सहयोग की घोषणा करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी समझौता होता है, जो कि मिक्स में हो रहा था, जो कि बेलारूस की राजधानी थी, इसमें फ्रांस बीच में आता है, जर्मनी आता है और रूस, ये तीनों देश यहाँ पर देखते हैं। और साथ में जो भी यूक्रेन होता है, यहाँ के जो नेता होते हैं वह आपस में मिलते हैं और समझौते के लिए सहयोगी घोषणा के लिए एकत्रित होते हैं। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो कि फ्रांस है वह इस विवाद में बीच में आता रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो भी फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा रसिया की विजिट भी की गई थी, जो कि इस क्षेत्र पर जो भी विवाद चल रहे थे, विवादों की जो भी तूल पकड़ रही थी, यहाँ से उन क्षेत्रों पर जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए वर्ल्ड लीडर की एक भूमिका निभाने के लिए फ्रांस वहाँ पर गया था। हालांकि जर्मनी और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जर्मनी द्वारा विशेष रूप से कोई भी बयान नहीं दिए गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी फ्रांस था वह बार बार यहाँ पर आ रहा था। और एक बात और देख सकते हैं कि जो भी यहाँ का जो हाल ही में यूक्रेन का जो जहाज़ है वह फ्रांस द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे यह जो कि जो भी कंडीशन है युद्ध की वह बढ़ती जा रही है। और हम देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में जो भी यह भयावह कंडीशन है, कुछ ना कुछ परिणाम निकल कर आएंगे, या तो टेबल पर बात होगी या फिर युद्ध के बाद कुछ ना कुछ परिणाम निकल कर आएंगे। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। और हम इसके बारे में देखते हैं मिक्स घोषणा के बारे में, जिस पर हमें इस बिंदु को छोड़ना नहीं है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सैन्य और राजनीतिक कदम निर्धारित की गए, किस प्रकार राजनीतिक रूप से हमको व्यवस्थित रखना है अपने देशों के लिए, किस प्रकार की नीति सैन्य क्षमता को लेकर बरतनी है, उस प्रकार की बातें की गई। जो भी अभी तक लागू नहीं किए हुए थे, जो भी यहाँ पर जो भी समझौते अब तक, यानी 1 साल यहाँ पर जो भी समझौतों के रूप में हो चुका था, पहले जो बिंदु आए थे उन पर भी मुख्य रूप से चर्चा नहीं हुई थी और आगे जो आने वाले बिंदु थे उन पर भी चर्चा नहीं हुई थी। इसी प्रकार की समस्या को सुलझाते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक बड़ी रुकावट रूस का रुख रहा। यहाँ पर जो भी समझौते हो रहे थे, इन पर रुकावट का रुख रूस की ओर से रहा, यानी रूस इन बातों के लिए मानने को तैयार नहीं था। हम देख सकते हैं कि वह संघर्ष का पक्ष नहीं था, क्योंकि वह अपने आप को मानता था कि मैं किसी संघर्ष का पक्ष नहीं हूँ, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं किया जा रहा है और इसलिए शर्तों में बाध्य नहीं था। यानी वह कहता था कि मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ और इसलिए मैं किसी भी प्रकार की शर्त के लिए बाध्य नहीं हूँ। और आपके द्वारा जो भी कृत्य किए जा रहे हैं, जो भी सेनाएं यहाँ पर तैनात की जा रही हैं, आपको यह जो शर्त है वह बरतनी चाहिए, उन पर कार्य करना चाहिए। यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो इसके ऊपर होने वाली कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। और इसी प्रकार की बातों को लेकर यह जो यहाँ पर आक्रमण हुए वह आगे हुए। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ का जो 10वां बिंदु था,
10वां बिंदु यह कहता है कि विवादित क्षेत्रों में डोनेस्क और लुहांस्क के सभी विदेशी सशस्त्र संरचनाओं एवं सैन्य उपकरणों को वापस लिया जाए। यहाँ का जो 10वां बिंदु है वह कहता था कि लुहांस्क एवं डोनेस्क क्षेत्र जो कि आज के समय में रसिया द्वारा हथिया लिए गए हैं या इन पर इन्वेजन कर दिया गया है, इसको इस क्षेत्र पर यह स्टार्टिंग से ही यह बोल रहा था कि यहाँ पर जो सशस्त्र संरचनाएं हैं, जो सीमा पर आपने सेना की तैनाती की हुई है, उसको अलग कर लीजिए। जो कि लगातार इस बात का उल्लंघन किया जाता रहा और इसी उल्लंघन के चलते आज जो कि सही रूप से हम देखें तो जो कि रसिया द्वारा उठाया हुआ कदम है, यदि हम देख सकते हैं कि भारत दुनिया के किसी भी देश द्वारा सीधे तौर पर इस बात का विरोध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस बात को वह बहुत पहले से कहता आ रहा था कि यह जो संसद सशस्त्र संरचना है इनको अलग कर दीजिए, और जो कि नहीं की गई। इस कारण जो भी रसिया द्वारा कदम जो भी आज के समय में उठाए गए हैं उनको सही ठहराते हुए किसी भी देश के द्वारा इस चीज़ का विरोध नहीं किया गया। भारत के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि सीधे तौर पर किसी भी प्रकार के विरोधाभास की बात के सामने नहीं लाया गया है। केवल यह प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी भारतीय स्टूडेंट जो भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको आसानी से निकाल लिया जाए, ताकि एक आसानी से यहाँ की समस्या को जब भी समाधान हो सके उसके बाद उन छात्रों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। और साथ ही कई देश ऐसे हैं जिनके अनुसार अपने जो हथियार हैं, जो आर्टिलरी है, उनके द्वारा भी सहायता पहुँचाई जा रही है, या यूँ कहें कि अपने व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। सीधे तौर पर रसिया के विरोध में किसी भी देश सामने नहीं आ रहा है। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं, और वर्ल्ड अफेयर से संबंधित जो भी मुद्दे हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।